हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। तो ऑडियो एंड वीडियो बता दीजिए फटाफट, क्लियर है? चलिए, अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फिर अच्छी बात है। क्लास हम लोग शुरू करने की पोजीशन पर है ना? सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर चला जाए फिर क्लास, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर ही है, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉमस हार्डी की प्रैक्टिस। देखते हैं कि क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं और क्या क्या चीजें आपने पढ़ी तो आपके लिए यूजफुल है और एग्जाम में क्या आ सकता है ना? तो शुरू करें बिना किसी डिले के, बिना किसी एड ब्रेक के। तो आइए शुरू कर देते हैं हम लोग। ये लीजिए, फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन में आप देख ही रहे होंगे। ये रहा आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो फटाफट आंसर कीजिए। देखिए, द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर्स इन हार्डीज नॉवेल। तो आंसर करना है आपको, रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, ज्यूड द ऑब्स्क्योर एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री। देखो, एक चीज याद रखनी होती है, जब भी किसी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे होते हैं तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। क्या बात दिमाग में रखनी है? दिमाग में ये बात रखनी होती है कि किस वर्क में ये कैरेक्टर नहीं है और किस वर्क में ये कैरेक्टर हो सकता है। देखिए, मान लो आपको नहीं पता कि हम कहां पर है ये, तो आप वहां पर अपनी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे ज्यूड द ऑब्स्क्योर, ये 100% श्योरिटी है कि नहीं है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसका नाम ग्रेस मैलबरी हो, गाइल्स विंटरबॉर्न हो। इन दो वर्क्स में तो नहीं है ना? और अगर आप ऊपर के वर्क्स की बात करें, रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो 50-50। बी ऑप्शन है द वुडलैंडर्स, जो टॉमस हार्डी का वर्क है, इसमें ये दो कैरेक्टर है, ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न। इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपको कैरेक्टर्स, डिफरेंट वर्क्स के कैरेक्टर्स को याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए, Which of the following works by Thomas Hardy appeared anonymously in 1871? तो देखिए, किस वर्क के बारे में आपको बताया गया था कि 1871 के टाइम पीरियड में ये वर्क आया था। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिएगा। हालचाल आपका ठीक है? क्या हालचाल है बच्चा बॉडी, बता दीजिए थोड़ा सा, है ना? क्योंकि आपका हालचाल बिना जाने क्लास लेने में मजा नहीं आती। क्या आता है मजा? तो आंसर करें फटाफट, किस वर्क में, सॉरी, कौन सा वर्क आपका एनोनिमसली, वो भी 1871 के टाइम पीरियड में नजर आता है। ठीक है, तो हो जाए आंसर। मस्त है हाल, क्या बात है। अच्छा, मेरा आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद से आप अच्छे रहते हैं, क्या बात है भाई, ये तो काफी अमेजिंग बात है। तो देखो, इसमें से जो 1871 के टाइम पीरियड का वर्क है वो डेस्परेट रेमेडीज है। ठीक है, अब जब 71 लिखा है, हमें ईयर से मतलब है, सीधे वर्क को कनेक्ट कीजिए, आंसर कर लीजिए। डेस्परेट रेमेडीज वो वर्क है जो 1871 के टाइम पीरियड में आया था। सटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये पोएम्स का कलेक्शन है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री नॉवेल है। और नन ऑफ द एबव का तो कोई चांस बनता नहीं, है ना? नन ऑफ द एबव का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, तो राइट आंसर है डेस्परेट रेमेडीज। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टॉमस हार्डी ने अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे करी थी? देखिए, क्वेश्चन है, आंसर करना है आप सभी को, तो आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। टॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर, तो नॉवलिस्ट है या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोएट है या ड्रामेटिस्ट है? आपको पता है कि टॉमस हार्डी ने अपने करियर की स्टार्टिंग जो है टॉमस हार्डी ने
एज अ पोएट करी थी और अपने करियर की एंडिंग टॉमस हार्डी ने एज अ पोएट खत्म की करी थी। बात समझ रहे हो ना? यस, स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट एंड एंडेड हिज करियर एज अ पोएट। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी, उन्होंने नॉवेल नहीं लिखे या उन्होंने ड्रामाज नहीं लिखे। ड्रामाज भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल भी लिखे हैं। बाकी एज अ पोएट करियर की शुरुआत करी है और एज अ पोएट करियर की एंडिंग भी करी। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अच्छा, यहां पर आंसर आपको देखो नॉवलिस्ट नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि अपने करियर की स्टार्टिंग के लिए सी ऑप्शन को सही मानिए। ठीक है, सी आंसर सही है। इसको मैं करेक्ट भी कर लेता हूं ताकि दोबारा कभी मैं किसी को पढ़ाऊं तो मैं गलती ना करूं, है ना? नहीं तो बच्चे आधे सी को छोड़ करके किसी और को मान लेंगे। ठीक है, ओके। द नॉवेल्स ऑफ टॉमस हार्डी आर सेट इन, देखो ये बहुत सस्ता वाला क्वेश्चन है, सारे लोग जानते हैं कि टॉमस हार्डी एक रीजनल नॉवलिस्ट है और रीजनल नॉवलिस्ट है तो उन्होंने बेसिकली किसी ना किसी रीजन के बारे में लिखा है ना? तो जैसे आपके आर.के. नारायण मालगुडी के बारे में लिखते हैं, टॉमस हार्डी वेसेक्स के बारे में लिखते हैं, है ना? लेक पोएट्स की अगर बात करें, क्योंकि लेक्स यहां पर ऑप्शन में है, तो लेक्स की अगर आप बात करेंगे तो आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शदे लेक पोएट्स कहलाते हैं आपके। वेवरली की अगर आप बात करें तो वॉल्टर स्कॉट है। राइट आंसर इसका ए है ना? कि टॉमस हार्डी के जो नॉवेल है मोस्टली वो वेसेक्स में सेट है और ये एक रीजनल नॉवलिस्ट की पहचान है क्योंकि इन्होंने वेसेक्स टेल्स नॉवेल उनकी सेटिंग वेसेक्स और शॉर्ट स्टोरी जिनकी सेटिंग वेसेक्स नजर आती है, वो चीज आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं टॉमस हार्डी के वर्क्स में। What is the name of टेस's illegitimate child in हार्डीज नॉवेल? तो टॉमस हार्डी के नॉवेल टेस में टेस के बच्चे का क्या नाम है? सॉरो, अब्राहम, पिटी या फिर मॉर्निंग? MOURNING है लिखा है ये मॉर्निंग। सो जो टेस ऑफ दी अर्वरविल्स नाम का इनका एक नॉवेल है ना? उस नॉवेल को इन्होंने सीरियलाइज्ड करवाया था ग्राफिक नाम की एक न्यूज़पेपर के थ्रू, है ना? और उस नॉवेल की जो एंडिंग होती है तो एंडिंग में लाइंस आती हैं, द जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स, ऐसे करके लाइन है। कैरेक्टर अगर आप देखें तो टेस के फादर है ना? मिसेस डी अर्वरविल है और उनकी मदर भी है टेस की एक सिस्टर है लिजालू। टेस का एक लवर है जिसका नाम है एंजल क्लेयर। टेस का एक मतलब वो भी है जिसने टेस का रेप करा था, तो वो है एलेक डियावोविल, है ना? सो ये कैरेक्टर्स हैं जो आपको टेस नाम के नॉवेल में नजर आते हैं और शोरो अपने वो बच्चे का नाम रखती है और जो बच्चा हुआ था उसको, है ना? यस, सो शोरो इज द नेम। और बैप्टाइज्ड किसने करा था? तो खुद टेस ने बैप्टाइज्ड किया था। देखो स्टोरी को माइंड में रखोगे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर स्टोरी माइंड में है, स्टोरी की चीजें कैरेक्टर्स आपके माइंड में घूम रहे हैं तो वो चीज जरूर सही हो जाती है। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूज्ड इन रेवोल्यूशन, हैप, द इम्परसिपिएंट, अ मीटिंग विद डिस्पेयर। ऐसा कौन सा मतलब कुछ फ्रेज इनके लिए यूज करा है क्या टॉमस हार्डी ने क्रॉस कैजुअलिटी के रिगार्डिंग या डाइसिंग टाइम के रिगार्डिंग? ऐसा कुछ यूज करा है? तो देखो जो टॉमस हार्डी है तो एक तो पैसिमिस्टिक राइटर है, मोस्टली इनकी राइटिंग में आपको पैसिमिज्म का फुल पावर देखने को मिल जाता है आपको। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, क्या है कि जैसे टॉमस हार्डी के नॉवेल को अगर आप बहुत सही से ऑब्जर्व करें तो उनमें चांस, फेट, कोइंसिडेंस ऐसी चीजों को उन्होंने इंक्लूड करा है ना? यस, सो क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम ये फ्रेजेस जो है टॉमस हार्डी ने यूज करा है। क्यों? वही डिस्पेयर जिसे मैंने बताया पैसिमिज्म, जो पैसिमिज्म है, पैसिमिज्म का पार्ट है।
है ना। मीटिंग विद डिस्पेयर यानी समय का खेल, समय का खेल, वो क्या होगा, रिजल्ट उसका पेसिमिज्म। क्रॉस कैजुअलिटी, वो चीज आपको देखने को मिलती है, सडनली किसी को आप देखते हो कि वो टैंगल्ड नजर आता है ना। यस सर, नोट्स में हैप है और यूथ बुक में डी वाला है। नहीं, डिस्पेयर वाला होना चाहिए, हैप नहीं। हैप मतलब हैपनिंग से है, लेकिन यहां पर अगर मिस होता तो कुछ ज्यादा बेटर होता है ना। तो अगर नोट्स में ये लिखा हो तो डिस्पेयर वाला कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्पेयर ही कीजिएगा, डिस्पेयर सही है, ठीक है, डिस्पेयर वाला। टॉमस हार्डी वॉज, तो ये किस टाइप के राइटर है, ये सारे लोग आप जानते ही होंगे, याद होगा आपको कि ये सभी लोग जानते हैं आप कि टॉमस हार्डी किस टाइप के राइटर हैं। तो जो टॉमस हार्डी हैं आपके, वो एक पैसिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्टिक राइटिंग सिर्फ रॉबर्ट ब्राउनिंग की। एग्जिस्टेंस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टेंस लिस्ट कुछ फिलोसोफर है, जैसे नाम आता है एग्जिस्टेंस फिलोसोफर, एग्जिस्टेंस लिस्ट फिलोसोफर में रेने डेकार्ट्स एंड ऑल का नाम आता है, वो एग्जिस्टेंस लिस्ट फिलोसोफर है ना। और ऑप्टिमिज्म में टॉमस हार्डी, पैसिमिज्म सॉरी ऑप्टिमिज्म रॉबर्ट ब्राउनिंग और पैसिमिज्म हार्डी। क्योंकि टॉमस हार्डी का जो अप्रोच है, अब देखो जैसे इसमें ए लिखा हुआ है तो ए को मत मानिए, बी मान लीजिए, है ना, ये बी ही आंसर बी है, पैसिमिज्म, ठीक है। यस, ये गड़बड़ इसलिए हो जाता है, जैसे मैं ऑप्शन इधर उधर नीचे कर देता हूं कभी कभार, तो इसी वजह से कॉपी पेस्ट में है हो जाता है, इसे मैं सही किए दे रहा हूं, बी ऑप्शन सही है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपिक ड्रामा, तो टॉमस हार्डी का एपिक ड्रामा भी है, जिसमें आपने देखा कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे सीन हैं, एक्ट्स बहुत सारे हैं उसमें, जिसे हम लोग एपिक ड्रामा कहते हैं या क्लोजेड ड्रामा भी उसे कहा गया। ये कौन सा वर्क है, डायनेस्ट मेयर ऑफ कैस्टरविच। तो देखो ये नॉवल है, ये भी नॉवल है, नन ऑफ द अबव का कोई चांस नहीं है। डायनेस्ट यही एपिक ड्रामा है और नेपोलियन के टाइम पीरियड की चीजों को दिखाया है ना, नेपोलियन के टाइम पीरियड की चीजों को दिखाया है। लास्ट टाइम में मैंने मतलब शायद कहा भी था आपसे कि मैं डायनेस्ट और थोड़ा सा जो उनकी एक पोएम है ना डार्कलिंग थ्रस्ट, तो डार्कलिंग थ्रस्ट के बारे में बताऊंगा, शायद मैंने बताया ही नहीं आपको, बट कोई बात नहीं, आप इसे देखिए। तो डायनेस्ट जो है एक एपिक ड्रामा है, ये सारे लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो याद रख लेंगे, वैसे ये तो बहुत कॉमन सी चीज थी, सब जानते होंगे। Which is or are the novels by Hardy? इनमें से कुछ आपको नजर आ रहा है, नेपोलियनिक वॉर के बारे में है, क्लोजेड ड्रामा है, ड्रामा सिर्फ रीड करने के लिए है, वो सारी चीजें। तो ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज है, ज्यूड द ऑब्स्क्योर है, ऑल द अबव है। तो ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज एंड ज्यूड द ऑब्स्क्योर, वैसे ये सारे वर्क टॉमस हार्डी के हैं, तो जब सारे हैं तो ऑल द अबव है। सारे वर्क टॉमस हार्डी के हैं तो फिर ऑल द अबव राइट आंसर है, अगर नहीं होते इनमें से कोई तो आंसर दूसरा हो सकता था। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये किसका वर्क है? देखिए जैसे ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि या तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं या तो बहुत इनडायरेक्ट होते हैं, है ना। तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये टॉमस हार्डी का ही वर्क है, सब सिंपल है ना। चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस के वर्क हम लोग देखेंगे। विलियम मैकपीस थाकरे, विलियम मैकपीस थाकरे का एक वर्क है जो आप याद रख लीजिए, वो है वैनिटी फेयर, अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, ठीक है। अब ये जॉर्ज जैसा जो ऑप्शन लास्ट में है इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए, डायनेस्ट इज
टॉमस हार्डीज, ऊपर आपने देखा और नीचे देखिए प्रश्न अलग टाइप से है। मेरा गला खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा बच्चा पार्टी व्हाट टू डू। इसीलिए मैंने सुबह नहीं पढ़ाया, अब शाम को पढ़ा रहा हूं तो भी वही। सो टॉमस हार्डी का क्या है, ये नॉवेल नहीं है ना, लिरिक नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, तो फिर क्या है, वर्स ड्रामा है ना। यस, ये ड्रामा है, वर्स ड्रामा, एपिक ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा, बस ड्रामा सिर्फ रीड करने के लिए, तो वर्स ड्रामा है ये, ठीक है। ओके, अगर कोई आंसर गलत मार्क हो तो मुझे बता भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये स्टेटमेंट देखिए और इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है फिर बताना है। Who wrote the line God is not in his heaven, all is wrong with the world? ये किसका कहना है? यस, वेदर चेंज हो रहा है और इधर डस्ट नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, डस्ट कोई खुशबू, जैसे अगर कोई बगल से स्प्रे लगा के निकल जाए सेंट वगैरह डाल के, तो मेरी नोज सेंसिटिव। Who wrote the line God is not in his heaven? तो देखो ये टॉमस। अच्छा, अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, God is in his heaven, है ना, and all is wrong को राइट कर दीजिए बस, तो ये स्टेटमेंट चेंज होकर हो जाएगा ब्राउनिंग का, है ना। उधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो टॉमस, अभी तो टॉमस हार्डी राइट आंसर है, लेकिन अगर ये नॉट कट जाए और राइट हो जाए तो ए आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन आपको मैंने शायद बताई थी कि किस वर्क में ये लाइन नजर आती है, थोड़ा सा फोकस करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस वर्क में ये लाइन नजर आती है, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। हार्डी को अगर आप देखें तो हार्डी को क्या कह सकते हैं, क्लासिकल नॉवलिस्ट, आइडियल नॉवलिस्ट, रीजनल नॉवलिस्ट, एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट। टेस्ट, वाह क्या बात। आप लोगों को तो सभी आंसर आते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस क्यों करते हैं मेरे साथ, मैं कभी समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोगों को तो पूरे आंसर ही आ जाते। यस, रीजनल नॉवलिस्ट हैं टॉमस हार्डी, रीजनल नॉवलिस्ट, रोट अबाउट वेसेक्स, तो रीजनल नॉवलिस्ट, ओके ठीक है। इन द ईयर 1872, अ वीक or two before Thomas Hardy 32nd birthday, one of his book was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. कौन सी बुक है भाई, बता दो। सारे आंसर आप लोग जब सही कर रहे हैं तो फिर काहे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे, है ना। Desperate remedies, Under the Greenwood Tree, Trumpet Major, Jude the Obscure। राइट आंसर हो जाए तो राइट आंसर है इसके लिए सॉरी बच्चा पार्टी, मुझे छींक छींक के पढ़ाना पड़ रहा है ये दुख की बात है। तो राइट आंसर है अंडर दी ग्रीनवुड ट्री, है ना। यस, अब हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ये लगाना है कि ये ईयर ये दिया हुआ है, बस ईयर से सीधा दिमाग लग जाता है, ठीक है। मेरा असर आपको भी है, मतलब आप भी छींक करके पढ़ रही हैं, क्या बात। यहां से प्रयागराज से वहां तक ये वायरस फैल गया। देखिए, which book of Hardy is not pessimistic? कौन सा वर्क इनका पैसिमिस्टिक नहीं है, बताइए। टॉमस हार्डी वैसे तो पैसिमिस्टिक हैं, बट कौन सा है जो पैसिमिस्टिक नहीं।
देखिए ज्यूड द ऑब्स्क्योर ये तो हाईली पेसिमिस्टिक है और टेस्ट में तो कमी है ही नहीं। रिटर्न ऑफ द नेटिव, क्या ऐसा है इसमें रिटर्न ऑफ द नेटिव में कुछ ऐसी बात? रिटर्न ऑफ द नेटिव भी पेसिमिस्टिक है, लेकिन अ पेयर ऑफ ब्लू आईज ये जरूर पेसिमिस्टिक नेचर का वर्क नहीं। वैसे अ पेयर ऑफ ब्लू आईज टॉमस हार्डी का है और एक वर्क है ब्लूएस्ट आईज टोनी मॉरिसन का। ठीक है, टोनी मॉरिसन भी एक राइटर है और उन्होंने ब्लूएस्ट आईज लिखा था। और ब्लू आईज हिप्नोटाइज ये तो किसी का सॉन्ग भी है ना। चलो भाई, ब्लू आईज हिप्नोटाइज के चक्कर में ना रहो, इधर छींक छींक के हालात खराब हैं। हालात बदल गए और जज्बात भी बदल गए। ये देखिए, टॉमस हार्डीज नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री is also known by another name. Which of the four below it is? हनी सिंह, दीपा हनी सिंह की फैन है और अश्मिता भी, क्या बात है। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कुछ बचा नहीं है कि कुछ बचा है, आपने सब पढ़ डाली है ये चीजें। तो देखिए, मिल स्टॉक क्वेयर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे अंडर द ग्रीनवुड ट्री इसका एक और टाइटल है द मिल स्टॉक क्वेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवेल है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। डायनेस्ट वो तो जान ही रहे हो। लाइफ्स लिटिल आयरनीज शॉर्ट स्टोरीज का पार्ट है। वुडलैंडर एक नॉवेल है। तो देखो, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दो चीजें तो कंफर्म है, या तो वुडलैंडर होगा या तो मिल स्टॉक क्वेयर है ना। तो वुडलैंडर तो इनके साफ साफ वर्क का ही नाम है, तो मिल स्टॉक क्वेयर ज्यादा ठीक है। थोड़ा सा देखो, दिमाग लगा करके काम करिएगा पेपर में। वैसे दिमाग आपके पास है, मुझे पता है, काफी अच्छा दिमाग लगाते हैं आप। इस मामले में तो मैं आपको आगे मानता हूं। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन उधर भी था और ये क्वेश्चन दोबारा से आप देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बदल गया है। बिगेन एंड एंडेड हो गया और वहां पर शायद बिगिन था। तो बिगिन एंड एंडेड या बिगिन, कुछ भी हो, बात बराबर है। देखो, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन उतने में ही घुमा करके पूछते हैं, बस उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। ठीक है। About which novel of his own Hardy remarked a war between flesh and spirit? देखिए, a war between flesh and spirit किस नॉवल के रिगार्डिंग? Mayor of Casterbridge, then Tess, Jude the Obscure, Return of the Native. So war between flesh and spirit. देखो, ये फ्लैश वर्ड एक जगह और आता है जब आप प्री रैफलाइट पोएट्स को पढ़ते हो ना, तो प्री रैफलाइट पोएट्स में है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स, है ना। वहां पर है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स। ओके, यस। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स, तो वो देखिए, है ना। सर सॉल्व पेपर और गूगल में नॉवेल भी दिया है। नहीं, पोएट ठीक है, नॉवेल क्या है, पोएट। ठीक है। सो फ्लैश एंड स्पिरिट, ये जो ऑप्शन है इसको पहले आंसर इसका देख लीजिए। ज्यूड द ऑब्स्क्योर राइट आंसर है, और फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स की बात अगर आ जाए, वो प्री रैफलाइट पोएट्स रॉबर्ट बचनन का स्टेटमेंट है और वो प्री रैफलाइट पोएट्स के लिए कहा था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन चले। अब जैसे सब टाइटल पूछ लेते हैं, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का सब टाइटल क्या है, टेस्ट का सब टाइटल क्या है ना। तो टेस्ट, ये सब टाइटल भी अपने माइंड में रखना है आपको। विच नॉवल बाई विच वन वॉज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवल? कौन सा ऐसा नॉवल है इनका जिसे, मतलब पहला ऐसा नॉवल है जिसे सीरियलाइज्ड करा, समझ रहे हो, सीरियल नॉवल। A pair of blue eyes, the trumpet major, the woodlander, far from the madding crowd. तो
क्योंकि देखो सीरियलाइज्ड करना ये एक उस टाइम पीरियड का फैशन कह सकते हो आप। जैसे टॉमस हार्डी भी एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट ही हैं, उन्होंने भी अपने नॉवेल्स को सीरियलाइज्ड करा हुआ है। तो सीरियलाइज्ड करने का मतलब होता है कि थोड़ा 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 करके पब्लिश्ड हुए। तो कौन सा वर्क है पहला जिसे उन्होंने सीरियल करके पब्लिश करवाया था? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज से उन्होंने शुरुआत करी थी। बाकी कई सारे नॉवल को फिर, जैसे इवेंटेस नाम का जो नॉवल है उसे भी उन्होंने सीरियल करा था, मतलब 1 बाय 1 थोड़ा 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 करके। अब ये इमेजिनरी प्लेस है, देखो वेसेक्स के बारे में बात हो रही है तो सारे लोग जानते हो वेसेक्स से क्या मतलब है। तो वेसेक्स जब भी आता है तो हम लोग एक ही नाम लेते हैं और वो है भाई साहब हमारे, है ना, हार्डी भैया जी, जो बड़े गुस्से में लिखते थे। हार्डी डिकेंस फॉकनर, विलियम फॉकनर का जो मतलब रीजनल प्लेस है, जिस प्लेस के बारे में उन्होंने लिखा है तो वो है योकना पैटफा। वो जो है अमेरिकन उस प्लेस के बारे में लिखते हैं, क्योंकि अमेरिकन राइटर ही है तो उसके बारे में ये लिखते हैं, है ना। डिकेंस की अगर बात करें तो डिकेंस ने केंट के बारे में काफी लिखा हुआ है, केंट। द पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, अरे भाई अपने आप ऑप्शन मत चलो यार। द पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट वाज कंपोज्ड बाय, तो ये पास्ट एंड प्रेजेंट नाम का कलेक्शन किसका है ये आपको बताने की जरूरत है। वैसे आपको पता भी होगा, है ना। द पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने करवाए उनमें से कौन ऐसा है जिसको कम से कम 80% क्वेश्चंस नहीं आए, जितने भी अभी तक करवा दिए, है कोई ऐसा? द पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, लाइफ्स लिटिल आयरनीज, तो ये सारे वर्क जो है टॉमस हार्डी के ही हैं। टॉमस हार्डी ने वॉर पोएम्स भी लिखी है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा है जिसको कम से कम 80% आंसर नहीं आ रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपका है, बताना आपका काम है। एक क्वेश्चन नहीं आया, आंसर भी दिख गया है। हाँ, तो देखो अगर आ रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा और पढ़िएगा, कोशिश करेंगे तो आप सारे कर लेंगे, ठीक। बस क्वेश्चन देखिए ये नहीं होंगे, ये बात जान, क्वेश्चंस ये नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन ये नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बात समझ गए ना। होता फॉर्मेशन उनका यही है, किसी वर्क का नाम, किसी पोयम का नाम, है ना, किसी कैरेक्टर का नाम, किसी सेटिंग का नाम, बस ऐसा ही। और सेटिंग का मतलब जहां पर वो नॉवल जिस प्लेस के बारे में वो लिख रहे हैं, है ना। यस। द सब टाइटल, अब देखिए यही पूछ लिया कि सब टाइटल बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑफन हर एक एग्जाम में ऐसे ही जंप करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर होते हैं, मैं तो भारत के लगभग जितने लिटरेचर के एग्जाम होते हैं उनके पेपर्स को रखता हूं, फिर उनके क्वेश्चंस पढ़ा करता हूं, तो उसमें यही पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही है, बस। और अगर ये बातें पता है तो मतलब आप आंसर कर लोगे, ठीक है। अब जैसे देखो सब टाइटल क्या है, तो टेस्ट का सब टाइटल क्या है, प्योर वुमन, फेथफुली प्रेजेंटेड, है ना। यस। हाँ, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा करके देंगे, बाकी और कुछ नहीं होता है। मतलब अपने आप को डरा हुआ मत महसूस करना, आपको फुल कॉन्फिडेंस की जरूरत है और चीजों में अपनी नॉलेज में अपनी स्टेबिलिटी को रखना जरूरी है। अगर आप अपने नॉलेज को थोड़ा स्टेबल रखोगे तो यकीन मानो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। और जैसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि टेस नाम के नॉवल में प्योर वुमन किसे कहा गया है, प्योर वुमन टेस को कहा गया। अब जैसे टेस के हॉर्स का क्या नाम था, टेस नाम का जो ये नॉवल है किस विलेज से शुरू होता है,
टेस किस डेयरी में काम कर रही थी, ठीक है। बस अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर है तो यकीन मानो आप कोई दिक्कत नहीं महसूस करो, नहीं क्लियर होंगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है बाद में, है ना। क्या काम करती थी, है ना, तो कैरेक्टर्स के नाम, इसी तरह की चीजें, टेस की सिस्टर का क्या नाम है, यही सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम को, है ना। यस ये स्टोरी सही से पढ़ी हो दिक्कत नहीं। हाँ देखो, जैसे टेस के हॉर्स का क्या नाम था, शायद प्रिंस नाम था, है ना। यस बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, लोजालू नहीं लीजालू नाम है उसका, ठीक है। टेस किस डेयरी में काम करती थी, टॉल बोथेस डेयरी। किस विलेज से शुरू होता है नॉवेल, मार्लॉट से। बस यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके माइंड में रहेंगी और आप तो डन कर पाओ। और जब नहीं डन कर पाना तो आना मुझे बताना। मैंने बताया था ना कि एक रिसर्च निकला हुआ है कि अगर प्रोटैगनिस्ट राइट्स अ लेटर कन्फेशन है, ये लेटर कन्फेशन समझ गए ना, डी आंसर सही है। क्यों लेटर कन्फेशन, लॉस्ट अंडर द कारपेट, बस वेडिंग डे वो हो गया खत्म। बादशिबा एवरडीन ने ऐसा कुछ किया नहीं था, बादशिबा तो वैसे भी जाने कितने लोगों की बेचारे ने जान ले ली थी, है ना। सू ब्राइड हेड वो तो उसमें है ज्यूड में। लुसेटा टेम्पलमैन ये वहां पर है जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, टेस नाम की टेस में है, तो ठीक है। बस यही वो चीज है जो आप याद रखोगे, काम करेगी आपकी, है ना। बादशिबा एवरडीन फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, सू ब्राइड हेड सो वो है आपकी ज्यूड द ऑब्स्क्योर, लुसेटा टेम्पलमैन सो वो है आपकी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, है ना। आगे चले। मैंने कल मूवी देखी जब क्लास नहीं हुई। अरे कहाँ देखा था, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी देख लूं, क्योंकि मैं भी अभी देखा नहीं। मैंने तो मूवी का पोस्टर देखा था, मुझे पोस्टर में ही इतनी सुंदर लग गई थी कि मूवी देखने का मन ही नहीं किया। हम कहे भाई इतनी सुंदर जब यहाँ पर लग रही है, मूवी में कितनी सुंदर लगेगी, हमने छोड़ दिया भाई। What motivates Tess to speak to Angel about her past? Tess realizes that Angel had not read the letter she has written to him. John Dobbyfield advises Tess to tell him. Angel admits its sin to Tess. अरे आज मैं इसी डिजिटल बोर्ड पे चला के मूवी देखूंगा, कैसा रहेगा, बढ़िया एकदम थिएटर वाली फीलिंग लेकर के, दो बड़े बड़े साउंड भी लगा दूंगा ताकि धम धम की आवाज आए। कैसा रहेगा, बढ़िया ना। अरे आइए, वेलकम, बैठ के देखते हैं पे कुर्सियां लगा करके, पूरी थिएटर वाली फीलिंग ले करके देखने की जरूरत है। देखो ऐसी कौन सी चीज थी जो टेस को मोटिवेट करती है अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए। तो एक्चुअली जो एंजल क्लेयर है, तो एंजल क्लेयर बताता है कि शादी से पहले मेरा कुछ, है ना, समझ रहे हैं, अफेयर था विद समवन, एंड दैट्स व्हाई जो टेस है वो सोच लेती है कि अब इसका अगर अफेयर था, इसने मुझे बता दिया तो मैं भी बता सकती हूं, क्या दिक्कत है। अच्छा जैसे दो दोस्त बैठे हो और एक दोस्त ने अपने कर्म कांड बता दिए, तो दूसरा दोस्त भी अपने कर्म कांड बता सकता है कि भाई हमने ये करा है। नहीं, अब आपके साथ कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने दोस्तों के साथ कोई अपना एक कर्म कांड बता दूं तो फिर क्या है कि वो अपने 3 बताएंगे फिर, अब मुझे उनकी बात उतने ही धैर्य से सुनना होगा। यस, मेरा कुछ कुछ था शादी के पहले, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बादशिबा इज द हीरोइन ऑफ, बादशिबा एवरडीन, बादशिबा एवरडीन इज द हीरोइन ऑफ। तो ये कहां पर है, रिटर्न ऑफ द नेटिव में। रिटर्न ऑफ द नेटिव की हीरोइन कौन सी है,
टेस्ट की तो टेस्ट है, सब लोग जानते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की कौन है? बात्सीबाई वर्दी, ज्यूड। अच्छा देखो जज लिखा हुआ है, वैसे है ये ज्यूड दी ऑब्सक्योर। ज्यूड दी ऑब्सक्योर में सू ब्राइडहेड है ना? यस। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव में कौन है? नाम बताइए। रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव में है कोई हीरोइन? अरे मैं उस हीरोइन की बात नहीं कर रहा, मैं उस हीरोइन की बात कर रहा हूं, है ना? बताइए जल्दी से। आप लोग बड़े आलसी हो, इतने आलस वाले लोग मैंने देखे ना अपनी जिंदगी। टाइप करने में भी 2-3 घंटे लगाते हो, है ना? स्लो मोशन वाले हो आप लोग। चलो आगे चले भाई, कोई नहीं बताएगा। द नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज। स्लो मोशन वाले आप लोग। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्या ही कहूं। The name of protagonist of Mayor of Casterbridge is Newton Climiobright, Ellie Durbowells, Michael Henchard. अराबेला डन ज्यूड दी ऑब्सक्योर में है। आप लोग बता नहीं रहे हैं तो मैं भी नहीं बता रहा हूं, मुझे क्या ही दिक्कत है। हेंचार्ड है ना, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जिसका सब टाइटल है द मैन ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर। और इसमें माइकल हेंचार्ड नाम का ये आदमी है जो अपनी वाइफ को बेच देता है। क्या नाम है इसकी वाइफ का? क्या नाम याद आ रहा है कुछ? यस, बीवी को बेच देता है। वाह, बीवी। मुझे तो लगा था कि बीवी होता है, लेकिन अब ये बीवी है। क्या बात है। लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर, बिल्कुल। सुसान नाम है, सुसान हेंचार्ड, और बेटी का नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जेन और एलिजाबेथ न्यूशन। आगे चला जाए भाई, देखें और भी क्वेश्चन है मेरे पास है नहीं। अच्छा, मेरे पास तो यही चार्ल्स डिकेंस के क्वेश्चन है, कम है, लेकिन जो मुझे मिले थे वो मैं ले आया था। ओके, आगे करना है किसी और राइटर के, लेकिन आगे का कोई मतलब नहीं। ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं, जो क्वेश्चन मतलब टॉमस हार्डी पर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे किसी और सेशन में मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि अब तो आगे इसके है नहीं, आगे तो मेरे पास खत्म है। किसी दूसरे एग्जाम के, ये आपके स्ट्रिक्टली पीजीटी एग्जाम के हैं। जो अभी तक आपने प्रैक्टिस करे ना, ये सारे पीजीटी एग्जाम के। ओके, यस। तो बेटी एक उसकी और एक किसी और की, न्यूशन की है ना? ये पीजीटी वाले हैं, बाकी किसी और सेशन में जरूर करवाऊंगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बाकी आगे चार्ल्स डिकेंस जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, कल से हम एक नया राइटर स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास आपकी उसी टाइम पीरियड में होगी जिस टाइम पीरियड में हम लोग डेली पढ़ते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में पढ़ने के लिए आप लोग आइएगा। और मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा, गले से थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कल हम लोग एक नए राइटर को शुरू करेंगे। डिकेंस नहीं पढ़ाना, तो कल से डिकेंस पढ़ते हैं हम लोग, चार्ल्स डिकेंस को। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी की कोई तकलीफ समस्या, अपनी तकलीफ और समस्याएं मुझे बताने के लिए आप रेडी हो सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कोई तकलीफ समस्या है। बीमार नहीं हूं, बस गला ही मेरा गड़बड़ होता है, या फिर बुखार उखार आ सकता है। और टेक केयर ऑफ योर हार्ट। बताइए, कह रही दिल का अपने ख्याल रखिए। दिल मेरा इधर ही है या इधर है? देखो, है इधर ही। ठीक है, कह रहा मैं सही। चलो, है ना? तो अब चलते हैं, मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। सर मेरे हार्ड कॉपी नोट्स नहीं, आ जाएंगे शालू, जाएंगे कहीं नहीं।
नमक के पानी के गरारे कर लीजिएगा। थैंक यू पूनम। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। क्या मिल्टन भी टुडे बता देंगे? मिल्टन मिल्टन कहाँ गया? सैटरडे को मिलेंगे मिल्टन के लिए। ठीक है, चलते, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन।